नया रायपुर मंत्रालय महानदी भवन में कैबिनेट की बैठक संपन्न। किसानों के लिए बैठक में लिया गया अहम निर्णय। किसानों को एकमुश्त मिलेगी अंतर की राशि। सख्ती से सीएम विष्णुदेव साय ने ग्रामीण भूमिहीन श्रमिकों को दी सौगात। सालाना राशि 10,000 रुपए देने की घोषणा। 5,62,000 श्रमिकों को मिलेगा फायदा। पीएम मोदी के मन की बात का 118वां संस्करण। रायपुर में सीएम साय ने मंत्रिमंडल के साथ सुना कार्यक्रम। तमोर, पिंगला, टाइगर रिजर्व बनने पर दी शुभकामनाएं। अंबिकापुर में भी स्वामित्व योजना के तहत संपत्ति कार्ड वितरित। जिले के 471 हितग्राहियों को मिली लाभ। वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने हितग्राहियों को दी शुभकामनाएं। भिलाई में आयोजन व्यापार महोत्सव में वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने की शिरकत। व्यापारियों और उद्यमियों से की मुलाकात। व्यापार क्षेत्र के विकास को लेकर की चर्चा। नमस्कार, स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मद्देशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे। नया रायपुर मंत्रालय महानदी भवन में कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक संपन्न हुई। बैठक में विभिन्न निर्णय लिए गए, जिसमें एक महत्वपूर्ण निर्णय किसानों के लिए लिया गया है। किसानों को एक मुश्त राशि का अंतरण किया जाएगा। इसी के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मंशा के अनुरूप 3100 प्रति क्विंटल के हिसाब से किसानों को भुगतान करने का निर्णय कैबिनेट की बैठक में लिया गया है। कैबिनेट बैठक में लिया गया महत्वपूर्ण फैसला। धान खरीदी 3100 प्रति क्विंटल के हिसाब से खरीदा जाएगा। इस मामले पर पीसीसी चीफ दीपक बैज ने पलटवार करते हुए कहा है कि ये सब चुनावी घोषणाएं सरकार कर रही है और इसी के साथ नगरीय निकाय चुनाव को पहले किसानों को फंसाने का काम बीजेपी कर रही है और अब चुनाव खत्म हो जाते हैं तब फिर 2100 प्रति क्विंटल के हिसाब से धान खरीदा जाएगा। जैसे जैसे चुनाव आएगा फिर से 3100 रुपए की घोषणा कर दी जाएगी। देखिए, ये चुनाव को देखते हुए पहला साल, लोकसभा चुनाव को देखते हुए पहले साल इन्होंने डाल दिए। आश्वस्त हो गए, किसान परेशान, किसानों को भरोसा नहीं है। अब फिर नगरीय निकाय चुनाव और पंचायत चुनाव है, फिर चुनाव को देखते हुए ये फिर झूठी आश्वासन दे रहे हैं। फिर नगरीय निकाय पंचायत चुनाव खत्म हो जाएगा, फिर हमारे पास 3 साल बाकी है, फिर 3 साल ये लोग 2300 रुपए में फिर धान खरीदेंगे। फिर चुनाव के लास्ट साल फिर 3100 रुपए का बात करेंगे। मतलब कुल मिलाकर इस 5 साल छत्तीसगढ़ की जनता को ये ठगने का काम कर रहे हैं। अगर देना ही है तो फिर कल या परसों क्यों नहीं दे रहे हैं? देना ही है तो किसानों के खाते में तत्काल क्यों नहीं भेज रहे? 3100 प्लस 170 रुपए 3270 रुपए क्यों नहीं भेज रहे? 31 जनवरी से पहले डालना चाहिए इन लोगों को। तो ये सिर्फ चुनाव को देखते हुए जनता के बीच में, किसानों के बीच में ये भ्रम फैलाने का काम कर रहे हैं और कहीं न कहीं धान खरीदी में इनका मनोबल खत्म हो चुका है और किसानों को नहीं चाहते कि एक एक दाना धान खरीदे और किसानों को उनका समर्थन मूल्य जो वादा किया इन्होंने वो। और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने पीएम मोदी की एक और गारंटी को पूरी करने की घोषणा की है। राज्य के ग्रामीण भूमिहीन श्रमिकों को अब 10-10 हजार रुपए की राशि सालाना प्रदान की जाएगी। मुख्यमंत्री साय ने राज्य सरकार से 1 साल पूर्ण होने के उपलक्ष्य में जिला मुख्यालय सक्ती में आयोजित कार्यक्रम में ये घोषणा की। उन्होंने कहा कि इससे प्रदेश के 5,62,000 श्रमिकों को फायदा मिलेगा। तो इस बीच तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने पीएम मोदी की एक और गारंटी को पूरी करने की घोषणा कर दी है, जो कि एक अच्छी पहल मानी जा रही है। राज्य के ग्रामीण भूमिहीन श्रमिकों को अब 10-10 हजार रुपए की राशि सालाना प्रदान की जाएगी। वहीं मुख्यमंत्री साय ने राज्य सरकार के 1 साल पूर्ण होने के उपलक्ष्य में जिला मुख्यालय सक्ती में आयोजित कार्यक्रम में ये घोषणा की है और उन्होंने कहा कि इससे प्रदेश के 5,62,000 श्रमिकों को फायदा मिलेगा। सक्ती से ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक और गारंटी पूरी होने की संभावनाएं जताई जा रही है। राजधानी रायपुर मंत्रालय महानदी भवन में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मन की बात का 118वां संस्करण मंत्रिमंडल के साथ सुना। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि मन की बात का 118वां संस्करण हम सभी ने चुना और ये छत्तीसगढ़ वासियों के लिए काफी गर्व की बात है। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ के तमोर, पिंगला टाइगर रिजर्व बनने पर उन्होंने शुभकामनाएं दी हैं, हर्ष जताया है और इसी के साथ कुंभ में उमड़ रहे जन सैलाब को आस्था का प्रतीक बताया है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम का 118वां संस्करण और साल 2025 के पहले एपिसोड के माध्यम से संबोधित किया। इस दौरान पीएम ने महाकुंभ का भी जिक्र किया। राजधानी रायपुर के एकात्म परिसर में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव ने पीएम के मन की बात कार्यक्रम को सुना। इस दौरान बीजेपी के कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। तो देखिए, इस बीच तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज 118वां एपिसोड यानी मन की बात कार्यक्रम की, और इस बीच आपको बता दें कि मुख्यमंत्री भी मौजूद रहे और इसी के साथ साथ मुख्यमंत्री के अलावा तमाम जो नेतागण हैं वो भी यहां पर उनकी मौजूदगी देखी गई। आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर महीने के आखिरी रविवार को मन की बात कार्यक्रम के जरिए लोगों को संबोधित करते हैं, लेकिन इस बार एक हफ्ते पहले ही मन की बात कार्यक्रम के जरिए देश के प्रधानमंत्री ने संबोधित किया है, क्योंकि रविवार 26 जनवरी को पड़ रहा है। इस वजह से एक हफ्ते पहले ही देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम के जरिए लोगों को संबोधित किया और इसी के साथ साथ गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं भी दी। और छत्तीसगढ़ में युवाओं को रोजगार और कौशल विकास के क्षेत्र में नई संभावनाएं प्रदान करने के उद्देश्य से शहीद स्मारक ऑडिटोरियम रायपुर में उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा और वन एवं कौशल विकास मंत्री केदार कश्यप के मुख्य आतिथ्य में कौशल विकास, तकनीकी शिक्षा और रोजगार विभाग के सचिव एस भारतीदासन ने CSR बॉक्स फाउंडेशन, CII संघ इंडियंस और अपना टेक प्राइवेट लिमिटेड के साथ MOU पर हस्ताक्षर किए। और वहीं कांग्रेस घोषणा पत्र समिति की बैठक राजधानी रायपुर राजीव भवन में संपन्न हुई। पीसीसी चीफ दीपक बैज की अध्यक्षता में बैठक हुई। साथ ही नेता प्रतिपक्ष चरण दास महंत भी इस बैठक में मौजूद रहे। बैठक को लेकर पीसीसी चीफ दीपक बैज का बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि घोषणा पत्र समिति की बैठक में विस्तृत रूप से चर्चा की गई है। आने वाले नगरीय निकाय चुनाव में क्षेत्र के लिए, प्रदेश के नगरीय निकाय के विकास के लिए वहां की जनता जिस तरह से विकास चाहती है, इस पर चर्चा की है और इसके बाद समय से पहले घोषणा पत्र तैयार करने की बात भी उन्होंने कही है। उन्होंने कहा है कि हमारा घोषणा पत्र अच्छा रहेगा, जनता के हित में रहेगा। नगर के विकास और स्वच्छता, पेयजल, इन बहुत सारे मुद्दों को लेकर बैठक में चर्चा हुई है। माननीय सचिन पायलट जी हमारे छत्तीसगढ़ के इंचार्ज घोषणा कमेटी का उन्होंने घोषणाएं की बनाए और उसके तहत आज पहला मीटिंग हुई है। तो विस्तृत रूप से चर्चाएं हुई कि आने वाले नगरीय निकाय क्षेत्र के लिए प्रदेश के नगरीय निकाय के विकास के लिए वहां की जनता कि जिस तरह से विकास चाहती है उस हिसाब से हमारा घोषणा पत्र रहेगा और तमाम वरिष्ठ नेता और मेयरों से चर्चा करने के बाद समय से पहले हम लोग घोषणा पत्र रेडी करेंगे और हमारा घोषणा पत्र अच्छा रहेगा, जनता के हित में, नगर के विकास में और स्वच्छता, पेयजल, इन बहुत सारे मुद्दों को लेकर हमारा शानदार घोषणा पत्र रहेगा। उसके लिए आज पहला और प्रारंभिक बैठकें हुई है। निश्चित रूप से आने वाले समय में फिर से कमेटी बैठक करेगी और घोषणा पत्र तैयार कर फिर हम उन घोषणा पत्रों के आधार पर हम नगरीय निकाय चुनाव में जनता। स्वामित्व योजना के तहत कोरबा जिले के किसानों और ग्रामीणों को स्वामित्व कार्ड का वितरण उप मुख्यमंत्री और जिले के प्रभारी मंत्री अरुण साव ने किया है। कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन लोगों ने वर्चुअली सुना। प्रधानमंत्री मोदी ने स्वामित्व योजना के बारे में विस्तृत जानकारी देते हुए इसे हितग्राहियों के लिए आर्थिक सुरक्षा की गारंटी बताया। उन्होंने कहा कि गांव में आबादी भूमि में बिना कानूनी दस्तावेज के रहने वाले ग्रामीणों को उनकी जमीन का मालिकाना हक प्रदान करने के लिए स्वामित्व योजना प्रारंभ की गई है। इससे बैंक में ऋण भी मिल सकता है। कानूनी अधिकार होने से विवाद की गुंजाइश खत्म हो जाएगी। इस संपत्ति से जीवन बदल सकता है। प्रधानमंत्री ने इसे ग्राम स्वराज को जमीन पर उतारने की पहल बताते हुए प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, शौचालय निर्माण, आयुष्मान
पीएम आवास, पीएम सड़क योजना आदि से देश के ग्रामीणों के जीवन में आए बदलाव को भी रेखांकित किया। और इस बीच तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर आपको बताते चले कि स्वामित्व योजना के तहत कोरबा जिले के किसानों और ग्रामीणों को स्वामित्व कार्ड का वितरण किया और इसके साथ ही साथ उप मुख्यमंत्री और जिले के प्रभारी मंत्री अरुण साव ने किया है। कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को संबोधन लोगों ने वर्चुअली सुना और इसी के साथ प्रधानमंत्री मोदी ने स्वामित्व योजना के बारे में विस्तृत जानकारी देते हुए हितग्राहियों के लिए आर्थिक सुरक्षा की गारंटी बताया है। और इसी के साथ उन्होंने कहा कि गांव में आबादी भूमि के बिना कानूनी दस्तावेज के रहने वाले ग्रामीणों को उनके जमीन का मालिकाना हक प्रदान करने के लिए स्वामित्व रोजगार योजना प्रारंभ की गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल माध्यम से जुड़कर स्वामित्व योजना के तहत देश भर में 65 लाख संपत्ति कार्ड का वितरण किया। इस मौके पर सरगुजा जिले के अंबिकापुर पीजी कॉलेज ऑडिटोरियम में आयोजित कार्यक्रम में वित्त मंत्री और जिला प्रभारी मंत्री ओपी चौधरी ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। उन्होंने जिले के 471 हितग्राहियों को संपत्ति कार्ड सौंपकर शुभकामनाएं दी। वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश भर के 50,000 गांवों के 65 लाख हितग्राहियों को संपत्ति कार्ड सौंपे जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि स्वामित्व योजना ग्रामीणों को उनकी भूमि का मालिकाना हक दिलाने की दिशा में एक ऐतिहासिक पहल है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल माध्यम से जुड़कर स्वामित्व योजना के तहत देश भर में 65 लाख संपत्ति कार्ड वितरण किए हैं। और इस बीच मौके पर सरगुजा जिले के अंबिकापुर पीजी कॉलेज ऑडिटोरियम में आयोजित कार्यक्रम में वित्त मंत्री और जिला प्रभारी मंत्री ओपी चौधरी ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की है। उन्होंने जिले के 471 हितग्राहियों को संपत्ति कार्ड सौंपकर शुभकामनाएं दी हैं। वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश भर के 50,000 गांवों के 65 लाख हितग्राहियों को संपत्ति कार्ड सौंपे जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि स्वामित्व योजना ग्रामीणों को उनकी भूमि का मालिकाना हक दिलाने की दिशा में एक ऐतिहासिक पहल है। अंबिकापुर से तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां स्वामित्व योजना के तहत संपत्ति कार्ड का वितरण हुआ है। जिले के 471 हितग्राहियों को इसके कार्ड सौंपे गए हैं और इसी के साथ साथ वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने इसके लिए बेहद बधाई और शुभकामनाएं दी है। छत्तीसगढ़ शासन के श्रम उद्योग और कबीरधाम जिले के प्रभारी मंत्री लखनलाल देवांगन ने कवर्धा के पीजी कॉलेज ऑडिटोरियम में स्वामित्व योजना के तहत आयोजित कार्यक्रम में कबीरधाम जिले के 7,025 संपत्ति कार्ड वितरण का शुभारंभ किया। इस दौरान मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की स्वामित्व योजना ने ग्रामीणों के लिए आर्थिक और सामाजिक स्वतंत्रता का मार्ग प्रशस्त किया है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस कार्यक्रम में वर्चुअल जुड़े और इसी के साथ उन्होंने देश के अलग अलग राज्यों के लाभार्थियों से संवाद कर इस योजना से उनके जीवन में आए सकारात्मक बदलाव के रूबरू हुए। और इसी के साथ कबीरधाम जिले के प्रभारी मंत्री लखनलाल देवांगन ने संबोधित करते हुए कहा कि स्वामित्व योजना वर्षों से अपने घरों में रह रहे ग्रामीणों को उनके घरों का मालिकाना हक और प्रामाणिक दस्तावेज प्रदान कर रही है। उन्होंने कहा कि इन दस्तावेजों से ग्रामीण अब आसानी से बैंकों से ऋण प्राप्त कर सकेंगे, जिससे कि उनकी आय और आत्मनिर्भरता में बढ़ोतरी होगी। इसके साथ ही संपत्ति के स्पष्ट अधिकार मिलने से जमीन संबंधी विवादों का समाधान भी सरल हो जाएगा। ये योजना न केवल ग्रामीण परिवारों को आर्थिक मदद देगी, बल्कि उनके आत्मविश्वास को बढ़ाएगी। नगरीय निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण कटौती को लेकर कांग्रेस बीजेपी पर हमलावर है। कांग्रेस के बयानों पर पलटवार करते हुए बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव ने कहा कि कांग्रेस केवल भ्रम का वातावरण फैलाने का काम करती है। उन्होंने कहा कि उनका ये ट्रिक अब चलता ही नहीं है, जहां पर जनता अब समझदार हो गई है। उन्होंने कहा कि अरुण साव हमारे विधि विशेषज्ञ भी हैं और इसी के साथ सारी बातों को हमने बहुत ही स्पष्ट रूप से रखा है कि हम सामान्य वर्ग के स्थान पर ओबीसी पर चुनाव लड़ाएंगे, लेकिन कांग्रेस इस बात को नहीं मानती। कांग्रेस का काम ही नहीं है संवैधानिक चीजों को मान्यता देना। उन्होंने कहा कि आजादी के बाद 57 साल तक कांग्रेस की सरकार थी, लेकिन उन्होंने हमेशा इसका दुरुपयोग किया, राज्यों को भंग किया, इमरजेंसी लगाना, ये सब उनके शासनकाल में हुआ है। इस बातों को मैंने कई बार बोला है कि कांग्रेस का काम भ्रम का वातावरण फैलाने का है। छत्तीसगढ़ में उनका काम, उनका ये ट्रिक चला नहीं। जनता अब समझदार हो गई है। भाई 50% का अधिकतम आरक्षण है। हमारा जो शेड्यूल एरिया है, हमारे एससीज हैं,
जहां ये जो चुनिंदा है, बस्तर है, सरगुजा है, उसके बाद हमने इस पर एक बृहद प्रेस की है। आदरणीय अरुण साहू जी हमारे विधि विशेषज्ञ भी हैं, उप मुख्यमंत्री जी भी हैं, उन्होंने विस्तार से सारी बातें रख दिया। अधिनियम, नियम, संविधान की व्याख्या, सुप्रीम कोर्ट का विषय। आप तो संवैधानिक संस्थाओं को मानते ही नहीं हो। कांग्रेस का काम ही नहीं है संवैधानिक संस्थाओं को मान्यता देने का। जो लोग संविधान की जैसे पवित्र किताब को सड़कों में झूठी किताब, नकली किताब को लहराते फिर रहे हैं और संविधान को कुचलने का काम कर रहे हैं। आजादी के बाद 57 साल तक तो इन्हीं की सरकार थी। कितने बार अपने स्वार्थ के लिए इन्होंने प्रदेशों को भंग किया है, प्रदेशों की सरकारों को भंग किया है। इमरजेंसी लगाना क्या संविधान के तहत था? पूरे देश को डाल दिया इन्होंने खड्डे में। आपकी भी स्वतंत्रता छीन ली, लोग घर से नहीं निकलते थे, सिर्फ अपने हित के लिए, एक परिवार विशेष के हित के लिए। प्रधानमंत्री कोई दूसरा नहीं बनना चाहिए। तो इस तरीके से इनके काम, ये क्या संविधान के रक्षक है? जगह जगह पत्रकारों के साथ, सम्मानित पत्रकारों के साथ घटना करते हैं। अभी विधानसभा में हुआ, लोकसभा में इनके जो सबसे बड़े नेता है, उन्होंने किस तरीके से वरिष्ठ सांसद को धक्का मार के गिराने का काम किया। कोई रिलाइज नहीं है उनको किसी तरीके का। छत्तीसगढ़ चैम्बर ऑफ कॉमर्स द्वारा जयंती स्टेडियम भिलाई में आयोजित व्यापार महोत्सव 2025 में वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने शिरकत की। इसी के साथ उन्होंने मेले का अवलोकन कर व्यापारियों और उद्यमियों से मुलाकात की तथा व्यापार क्षेत्र के विकास को लेकर चर्चा की। इस अवसर पर वित्त मंत्री चौधरी ने कहा कि इस तरह के आयोजनों से न केवल व्यापारियों को एक मंच मिलता है, बल्कि प्रदेश की अर्थव्यवस्था को भी नई गति मिलती है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में राज्य सरकार व्यापार और उद्योग के अनुकूल वातावरण बनाने के लिए लगातार प्रयासरत है। और इस बीच तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर छत्तीसगढ़ चैम्बर ऑफ कॉमर्स द्वारा जयंती स्टेडियम भिलाई में आयोजित व्यापार महोत्सव 2025 में वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने शिरकत की है। उन्होंने मेले का अवलोकन कर व्यापारियों और उद्यमियों से मुलाकात की तथा व्यापार क्षेत्र के विकास को लेकर चर्चा की। इस मौके पर वित्त मंत्री चौधरी ने कहा कि इस तरह के आयोजनों से न केवल व्यापारियों को एक मंच मिलता है, बल्कि प्रदेश की अर्थव्यवस्था को भी नई गति मिलती है। इसी के साथ उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव के साथ ही नेतृत्व में राज्य सरकार व्यापार और उद्योगों के अनुकूल वातावरण बनाने के लिए लगातार प्रयासरत है। भिलाई से इस बीच आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां व्यापार महोत्सव का भव्य आयोजन किया गया है, जहां वित्त मंत्री जो है ओपी चौधरी ने शिरकत की है, उनकी मौजूदगी रही। और इस बीच मंत्री चौधरी ने मेले का देखिए अवलोकन किया है, निरीक्षण करते हुए मंत्री नजर आए। व्यापारी और उद्यमियों से भी मुलाकात की, चर्चा की, व्यापार के क्षेत्र के विकास को लेकर भी चर्चा की और इसी के साथ साथ किस तरह से व्यापार को लेकर विकास किया जा रहा है और किया जा सकता है, इसके लिए वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने चर्चा की। रायपुर में प्रभारी मंत्री केदार कश्यप ने जिले की समीक्षा बैठक की और इस दौरान मंत्री ने कहा कि रायपुर शहर का राजधानी के अनुरूप विकास करें और पूरे जिले को हम सब मिलकर स्वच्छ और सुंदर बनाएंगे। विधायक और जन प्रतिनिधि से सुझाव लेकर यातायात अपराध नियंत्रण, राजस्व सहित अन्य विषयों पर कार्य योजना बनाए। वहीं उन्होंने कहा कि राजस्व के विवादित या फिर अविवादित सीमांकन के प्रकरणों का जल्द से जल्द निपटारा करने की कार्रवाई करें। प्रभारी मंत्री केदार कश्यप ने एक युद्ध नशे के विरुद्ध वैन को कलेक्टर परिसर पे हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। प्रचार वाहन के माध्यम से लोगों को नशे की लत से होने वाले नुकसान के बारे में जागरूक किया जाएगा और ये अभियान नशे के प्रति समाज में चेतना लाने के लिए कार्य करेगा। प्रचार वाहन के माध्यम से विभिन्न क्षेत्रों में नशे के दुष्प्रभाव पर संदेश दिया जाएगा और समाज के लोगों को जागरूक किया जाएगा। तो देखिए एक बड़ी अच्छी और पहल की जा रही है, एक बड़ा अभियान चलाया जा रहा है जहां प्रभारी मंत्री केदार कश्यप ने एक युद्ध नशे के विरुद्ध वैन को कलेक्ट्रेट परिसर में हरी झंडी दिखाकर के रवाना किया है और इस बीच प्रचार वाहन के माध्यम से लोगों को नशे की लत से होने वाले नुकसान के बारे में जागरूक किया जाएगा। और इस बीच आपको यह भी बताते चले कि ये अभियान नशे के प्रति समाज में चेतना लाने के लिए कार्य करेगा और प्रचार वाहन के माध्यम से विभिन्न क्षेत्रों में नशे के दुष्प्रभाव पर संदेश दिया जाएगा और समाज के लोगों को जागरूक किया जाएगा। इस बीच
ये तस्वीर रायपुर से आपको दिखा रहे, जहां एक युद्ध नशे के विरुद्ध वैन को रवाना किया गया है। मंत्री कश्यप ने वैन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। युवाओं को नशे के प्रति जागरूक करने के लिए ये अहम और अच्छी पहल की गई है। लगातार देखिए, जो युवा है वो नशे के गर्त में जाते हुए नजर आते हैं और ऐसे में इनके लिए लगातार इसके लिए अभियान चलाया जा रहा है, जिसकी बानगी देखने को मिल रही है। शहर के महामाया पहाड़ पर अतिक्रमण का मुद्दा एक बार फिर से गर्मा गया है। वन विभाग ने 182 लोगों को नोटिस जारी कर अतिक्रमण हटाने को कहा है। विभाग ने इसके लिए 24 घंटे का समय दिया है। नोटिस मिलने के बाद अतिक्रमणकारियों में हड़कंप मच गया है। महामाया जो है पहाड़ पर अतिक्रमण का मुद्दा पिछले कई वर्षों से चला आ रहा है। साल 2022 में बीजेपी नेता आलोक दुबे ने महामाया पहाड़ पर अवैध अतिक्रमण किए जाने का मुद्दा उठाया था। मामले की जांच में 468 लोगों को ओर से अतिक्रमण किए जाने की पुष्टि हुई थी। वहीं 60 अतिक्रमणकारियों को बेदखली का नोटिस भी जारी किया गया था, लेकिन वोट बैंक की राजनीति के कारण अतिक्रमण नहीं हटाया गया था। राजधानी भोपाल की हमीदिया अस्पताल में गंभीर लापरवाही का मामला सामने आया है। यहां एक दुर्घटना में घायल महिला राम कुंवर बाई अहिरबार को अस्पताल के कर्मचारियों ने मोर्चरी में रखवा दिया है। बता दें, महिला का पति जो है वो तुलाराम अहिरबार को एम्स में टेक्नीशियन है और जो कि आपको बता दें कि शव गृह पहुंचा तो उसके पाया कि उसकी पत्नी अभी जिंदा है, लेकिन अस्पताल की लापरवाही के कारण महिला को कुछ देर बाद मौत हो गई। इस घटना के बाद महिला के परिजनों और स्थानीय लोगों ने अस्पताल के खिलाफ प्रदर्शन किया। मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और इसको लेकर मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग पर बड़ा प्रश्न खड़ा होता है। करोड़ों की लागत से हमीदिया का निर्माण जरूर हुआ, लेकिन स्वास्थ्य के प्रति जागरूक नहीं है। और देखिए, इस बीच तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर भोपाल की बात कर रहे हैं। राजधानी भोपाल के हमीदिया अस्पताल में एक बड़ा जो है मामला देखने को मिला है। गंभीर लापरवाही का मामला उजागर हुआ है। यहां एक दुर्घटना में घायल महिला राम कुंवर बाई अहिरबार को अस्पताल के कर्मचारियों ने मोर्चरी में रखवा दिया। महिला का पति तुलाराम अहिरबार जो कि एम्स में टेक्नीशियन है, जब शव गृह पहुंचा घर तो उसने पाया कि उसकी पत्नी अभी जिंदा है, लेकिन अस्पताल की लापरवाही के कारण महिला की कुछ देर बाद मौत हो गई। और इस घटना के बाद से महिला के परिजनों और स्थानीय लोगों ने अस्पताल के खिलाफ लगातार प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। मौके पर पुलिस पहुंच चुकी है और इस बीच पुलिस जांच पड़ताल करनी शुरू भी कर दी हुई है। और इस बीच आपको बता दें कि सबसे बड़ा सवाल मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग पर अब खड़ा होता है। करोड़ों की लागत से हमीदिया का निर्माण जरूर हुआ, लेकिन स्वास्थ्य के प्रति जागरूक नहीं है। और ऐसे में देखिए कि बड़ा आरोप लगाया जा रहा है, जहां पर हमीदिया अस्पताल में गंभीर लापरवाही का आरोप लगाया गया है। बताया जा रहा है कि महिला को मरा समझकर फ्रीजर में रख दिया और जब देखा गया तो महिला जिंदा थी, लेकिन कुछ ही देर बाद उसकी मौत हो चुकी थी। ऐसे में अगर महिला को समय रहते उसका इलाज किया गया होता, उसका उपचार किया गया होता तो शायद उस महिला को बचाया जा सकता था। लेकिन इस बीच बड़ा लापरवाही का आरोप लगाया जा रहा है। हमीदिया अस्पताल पे इमरजेंसी गेट पर परिजनों ने हंगामा करना शुरू कर दिया है। और कटनी पुलिस ने बड़े पेशेवर तरीके से बुद्धिमत्ता का परिचय देते हुए फिल्मी स्टाइल में गांजा ले जा रहे वाहन को 71 किलोग्राम गांजा सहित गाड़ी जब्त करने में सफलता हासिल की है। गाड़ी को मॉडिफाई करके बड़े ही शातिर तरीके से कार में जगह जगह छिपाकर रखा गया है, जिसकी कुल कीमत लगभग 11 लाख और कार की कीमत 8 लाख रुपए बताई जा रही है। पुलिस अधीक्षक की ओर से की गई पत्रकार वार्ता में गांजे का मुख्य स्रोत ओडिशा बताया जा रहा है, जो कि छत्तीसगढ़ के रास्ते से अलग अलग स्थानों पर भेजा जाता है। इसमें यह पता चला है कि गांजे का जो स्रोत है वह उड़ीसा से है और उड़ीसा से गांजा लेकर के छत्तीसगढ़ के माध्यम से जबलपुर रोड से होते हुए ये लोग आगे की तरफ जा रहे थे। मादक पदार्थों के अलावा रकम भी कुछ नहीं, अभी इनसे कोई रकम बरामद नहीं हुई है, लेकिन मैं बताना चाहूंगा कि इनके पास से जो गांजा 71 किलो बरामद हुई उसकी लगभग कीमत 11 लाख रुपए है और साथ ही इसके जो वाहन को हमने जब्त किया है उसकी भी कीमत 8 लाख रुपए है। सर, गांजे को कई जगह शिफ्ट में जो है अलग अलग पार्टों में शिफ्ट किया गया था, कई ऐसे गोपनीय पार्ट भी हैं जहां पे छुपाए गए थे। ये निश्चित रूप से पुलिस जो हमारी पुलिस की टीम थी जिसने गांजा जब्त किया है उसके लिए उल्लेखनीय है ये,
क्योंकि उस गाड़ी को बड़ा ही मॉडिफाई किया गया था, चाहे गाड़ी की डिक्की हो, गाड़ी के दरवाजे हो, गाड़ी का जो एसी का जो जहां पे पैनल लगा रहता है वो हो, हर जगह मॉडिफाई करके विशेष चैम्बर बनाए गए थे और उसमें टेप लगा करके प्लास्टिक के बॉक्स के अंदर उसको जो है चिपका करके गांजे को कैरी किया जा रहा था, जैसे फिल्मी स्टाइल में जैसे होता है। आप लोगों ने देखा होगा कई सारे वीडियो, तो वो आपको डिस्प्ले भी किया जाएगा, आप लोग देखेंगे तो आप समझेंगे। लेकिन फिर भी मैं कहना चाहूंगा कि हमारी जो टीम है कटनी पुलिस की, उन्होंने काफी बुद्धिमत्ता और पेशेवर दक्षता का परिचय दिया और इसके उपरांत उन्होंने इन दोनों शातिर दुर्दांत अपराधियों को गिरफ्तार। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।